वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। तो आज से हमारे चैनल पर जिनका भी एम्स पटना DMER और GMCH के लिए पेपर है उनके लिए बैक टू बैक 2 क्लास रहेंगी, जिसमें आपको एक में जीके एंड करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन बताए जाएंगे और सेकंड रहेगी जो हमारा नर्सिंग मेन सब्जेक्ट है उससे। जो भी लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन को प्रेस करके रखें। और DSSB का जो एग्ज़ाम कैलेंडर रिलीज़ कर दिया गया है तो आप उसकी भी प्रिपरेशन जारी रखें। CHO के लिए अपकमिंग टाइम में इस साल बहुत ही अच्छी वैकेंसी आने वाली हैं। हो सकता है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो जाएं, बट आप लोग अपनी प्रिपरेशन को रेडी रखें। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन हैं जो GMCH चंडीगढ़, DMER और एम्स पटना में आ सकते हैं। तो और साथ ही साथ ये क्वेश्चन आपके जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी हेल्पफुल रहेंगे। और बहुत ही जल्दी आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाने वाला है विदिन 1 वीक के अंदर ही पूरा काम हो जाएगा उस पर, जो आपको हर एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए दिया है, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया गया है, द कैटेगरी ऑफ ड्रग दैट एक्ट्स टू प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग। तो यहाँ पर कौन सी कैटेगरी की मेडिसिन है जो कि क्या करेगी, ब्लड क्लॉटिंग को रोकने में काम करेगी, ब्लड का जो थक्का बनेगा उसको रोकने में काम करेगी। ऑप्शन में एनाल्जेसिक्स, एंटीकोआगुलेंट, एंटीबायोटिक्स और एंटी डायरेटिक्स। तो यहाँ पर जितनी भी मेडिकेशन है, तो यहाँ पर बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है कि ब्लड क्लॉटिंग को कौन प्रिवेंट करता है, तो एंटीकोआगुलेंट। कौन करेगा, एंटीकोआगुलेंट। एनाल्जेसिक्स पेन रिलीफ मेडिकेशन है। एंटीबायोटिक्स इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए ट्रीट करने को दी जाएंगी। तो यहाँ पर जो भी मेडिकेशन है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए पूछा है कि कौन सी मेडिकेशन है जो थक्का रोकने में काम करेगी, तो वो है यहाँ पर एंटीकोआगुलेंट। एंटीकोआगुलेंट मेडिसिन में से आपको हेपेरिन और वारफरिन में से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, तो आप उसको एक बार जरूर रिवाइज करेंगे। ब्लड का थक्का और क्लॉट फॉर्मेशन से रोकने का काम करेंगे। अब बात एग्जाम में जनरली इस तरीके से यदि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है तो हेपेरिन और वारफरिन को लेके क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में। 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं जो आपको एक ही छोटी सी टेबल के थ्रू समझाए जाने की कोशिश की जाएगी कि हेपेरिन और वारफरिन में डिफरेंस क्या है और ये कब दिए जा सकते हैं। तो एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो आपको ये बनता है कि प्रेगनेंसी में कौन सी जो एंटीकोआगुलेंट मेडिकेशन हम दे सकते हैं, तो ओनली हेपेरिन ही दी जाएगी, वारफरिन नहीं दी जाती, क्योंकि ये टेरेटोजेनिक इफेक्ट क्रिएट करेगी और ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है इसलिए। तो यहाँ पर हम एक डिफरेंस पढ़ते हैं दोनों के बीच में अंतर क्या है और ये किसको दी जा सकती है और किसको नहीं दे सकते हैं। हम एंटीडोट क्या है जनरली एग्जाम में आते हैं। तो हेपेरिन अफेक्ट द इंट्रिंसिक पाथवे। हेपेरिन क्या करेगा, जो इंट्रिंसिक पाथवे उसको अफेक्ट करेगा। वारफरिन एक्सट्रिंसिक को। हेपेरिन को इंट्रावीनस रूट से ही दिया जाता है और वारफरिन को ओरल दे सकते हैं। तो यहाँ पर याद रखना है कि एडमिनिस्टर जो मेडिकेशन का रूट है वो किस रूट से दी जाती है। तो हेपेरिन को IV रूट से दिया जाता है, वारफरिन को ओनली ओरली दिया जाता है। हेपेरिन प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती, इट डज नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा। इसीलिए प्रेगनेंसी में यदि एंटीकोआगुलेंट मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो हेपेरिन ही करेंगे, वारफरिन नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी को टेरेटोजेनिक इफेक्ट है जो क्रिएट करेगा और ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है इसलिए। तो ये बहुत ही मेजर डिफरेंस है, एग्जाम में आपको आता है कि प्रेगनेंसी में कौन सा एंटीकोआगुलेंट एजेंट दे सकते हैं, तो वो है हेपेरिन, ना कि वारफरिन। हेपेरिन का रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है, बट जो वारफरिन है लॉन्ग टाइम तक और स्लो, इसका जो काम करने का तरीका है थोड़ा स्लो रहेगा। फ्यू ड्रग इंटरेक्शंस, तो हेपेरिन कुछ मेडिकेशन के साथ मिलके कुछ अदर इफेक्ट क्रिएट कर सकता है कुछ के साथ, बट वारफरिन है जो बहुत सारी ड्रग्स के साथ अपना जो इनका एक इंटरेक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, वो कर सकता है। हेपेरिन हमेशा रीनल रूट से ही एलिमिनेट होती है, जबकि वारफरिन हेपेटिकली एलिमिनेट होगी। दोनों का मेटाबोलाइजेशन कहाँ होगा, सभी मेडिकेशन का मेटाबोलाइजेशन कहाँ होता है, लिवर में, बट एलिमिनेशन भी वारफरिन का कहाँ से होगा, हेपेटिक रूट से ही होगा। अब बात करते हैं एंटीडोट की, जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है। इन केस हेपेरिन ओवरडोज हो जाता है तो हम उसको कैसे है जो बॉडी से बाहर निकालेंगे या फिर ट्रीट करेंगे। यदि ओवरडोज हो जाता है, टॉक्सिटी होती है हेपेरिन की, तो उसको ट्रीट करने के लिए प्रोटामाइन सल्फेट है जो यूज़ किया जाता है।
और जबकि वारफिन के लिए विटामिन के और फाइटोमेनाडेन है जो यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ये एंटीडोट कौन सा प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है और कौन सा है जो किस रूट से एलिमिनेट होगा, एग्जाम में जरूर आता है, तो ये छोटी सी टेबल आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच इज नॉट एन इसेंशियल स्टैंडर्ड प्रिकॉशन यूज्ड इन द केयर ऑफ पेशेंट रिस्पेक्टिव ऑफ द डायग्नोसिस। तो इनमें से कौन सा है जो जब हम पेशेंट को डायग्नोस कर रहे हैं, तो यहाँ पर पेशेंट को डायग्नोस करने के बाद यदि हम कौन सा जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रिकॉशन है नहीं अपनाएंगे, यहाँ पर नॉट एन एसेंशियल स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं होगी डायग्नोस करने के टाइम पर। हैंड हाइजीन, इम्प्रॉपर शार्प एंड वेस्ट डिस्पोजल, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या फिर असेप्टिक टेक्निक। तो यहाँ पर हमें नहीं अपनाना है नॉट एन एसेंशियल स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। तो हम हैंड हाइजीन बिल्कुल करेंगे जब हम किसी पेशेंट को कुछ डायग्नोस कर रहे हों, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि हमें क्रॉस कंटामिनेशन रोकने के लिए हैंड हाइजीन मेंटेन करके रखना पड़ता है, पीपी किट पहन के रखना होता है, और जो भी असेप्टिक टेक्निक होती हैं वो सभी अपनाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो है वो क्या है, हैंड हाइजीन, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, असेप्टिक टेक्निक। बट जो हमें नहीं करने की ज़रूरत है, जो कि नॉट एन एसेंशियल स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में आएगा, वो क्या होगा, इम्प्रॉपर शार्प एंड वेस्ट डिस्पोजल। डायग्नोस करने के टाइम पर हमें ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। बाकी डायग्नोस करने के टाइम पर, केयर करने के टाइम पर हमारा जो प्रायोरिटी होती है हैंड हाइजीन मेंटेन करके रखना, ताकि क्रॉस कंटामिनेशन को हम रोक सकें। पीपीई किट पहन के रखते हैं और जितनी भी एसेप्टिक टेक्निक होती है वो सभी अपनाएंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट इज द नर्स इज टू एडमिनिस्टर आयरन इंजेक्शन टू एन एडल्ट, हाउ कैन बी एडमिनिस्टर्ड। तो यहाँ पर एक नर्स को आयरन इंजेक्शन एडमिनिस्टर करना है किसी एडल्ट के लिए, तो कैसे आप उसको ये मेडिकेशन एडमिनिस्टर करेंगे। सबक्यूटेनियस इन द आर्म, इंट्रामस्कुलर इन द डेल्टॉइड, इंट्राडर्मल इन द फोर आर्म, या फिर जेट ट्रैक मेथड बाय आईएम इन द ग्लूटियस। तो यहाँ पर आप कौन सी मेथड अपनाएंगे जिससे पेशेंट के लिए आप मेडिकेशन है जो एडमिनिस्टर कर सकते हैं, आयरन इंजेक्शन है जो एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आयरन इंजेक्शन एडमिनिस्टर किए जाते हैं तो इसके लिए इंट्रामस्कुलर रूट तो यूज़ किया जाता है, बट जेट ट्रैक मेथड भी अपनाई जाती है। जेट ट्रैक मेथड क्या करती है, जो मेडिकेशन हम मसल्स में एडमिनिस्टर कर रहे हैं, ये लीकेज होने से उसको प्रिवेंट करेगी। क्या होगी, लीकेज और इरिटेशन से प्रिवेंट करेगी, इसीलिए जेट ट्रैक मेथड को अपनाया जाता है। मसल्स इरिटेट करने को प्रिवेंट कौन करेगा, जेट ट्रैक मेथड। मेडिकेशन लीकेज को रोकने का काम भी जेट ट्रैक मेथड करेगी। इसीलिए आयरन इंजेक्शन को हम इंट्रामस्कुलर रूट से ग्लूटियस मसल में एडमिनिस्टर करेंगे, बट जेट ट्रैक मेथड के साथ। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, डी। और आयरन इंजेक्शन को लेके आपको एग्जाम में आयरन मेडिकेशन को लेके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अभी रिसेंट में जो CHO और NHM स्टाफ नर्स के पेपर हुए उनमें बहुत क्वेश्चन आए हैं इनमें से, कि आयरन इंजेक्शन को किस विटामिन के साथ, या फिर आयरन इंजेक्शन नहीं, जो मेडिकेशन होती है ओरल मेडिकेशन, आयरन और फॉलिक एसिड, उनको विटामिन C के साथ ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि एब्जॉर्प्शन बढ़ा देंगी इसका आयरन का। दूसरी चीज़, खट्टे फल जितने भी जैसे कि ऑरेंज, आंवला, इन सब के साथ दिया जाना चाहिए। आयरन को किसके साथ नहीं दिया जाना चाहिए, तो वो आएंगे कैल्शियम कंटेंट फूड या फिर डेयरी प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें कैल्शियम ज़्यादा रहेगा और आयरन एब्जॉर्प्शन को क्या करेंगे, कम करेंगे। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको याद रखनी है। आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन C की ज़रूरत पड़ती है, बट और यदि आपको पूछते हैं कि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो विटामिन D की। तो यहाँ पर आयरन इंजेक्शन को एडमिनिस्टर किया जाएगा जेट ट्रैक मेथड से इंट्रामस्कुलर रूट में। तो आयरन और फॉलिक एसिड को लेके बेसिक 4-5 क्वेश्चन है, आप अपने माइंड में सेट करके रखिए, क्योंकि एग्जाम में जरूर आते हैं। और आयरन इंजेक्शन जेट ट्रैक मेथड से ही क्यों दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर रूट से ही, क्योंकि जेट ट्रैक मेथड का काम होता है कि जो मेडिकेशन आप एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो मसल्स को इरिटेट ना करें, लीकेज ना हो मेडिकेशन का अदर टिश्यूज में, तो इसीलिए जेट ट्रैक मेथड को अपनाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, चेंज दिस अकर्स इन द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम ड्यू टू इमोबिलिटी इज, इमोबिलाइजेशन के कारण
आपका यदि फ्रैक्चर हुआ है, कुछ भी इंजरी हुई है, तो उसके कारण इमोबिलाइज किया जाता है बॉडी का जो पार्ट। तो इमोबिलाइजेशन के कारण जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है उसमें क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? ऑप्शन में है मसल एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ एंड मास, चेंज इन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, ऑल्ट्रेशन इन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो इमोबिलाइजेशन के कारण, इमोबिलाइज किया गया, आपके यदि फ्रैक्चर होता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो जिस भी पार्ट में फ्रैक्चर हुआ है वहाँ पर इमोबिलाइज किया जाता है ताकि और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन डेवलप ना हो। तो यहाँ पर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में यदि इमोबिलाइजेशन किया गया है किसी भी पार्ट में बॉडी के, तो वहाँ पर जो मसल्स हैं, बोन्स हैं, उसमें क्या चेंज देखने को मिलेगा? तो यहाँ पर जो चेंजेस देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हम जाएंगे तो होगा मसल इंड्योरेंस, स्ट्रेंथ एंड मास। तो मसल इंड्योरेंस का मतलब है कि टू द एबिलिटी ऑफ अ गिवन मसल टू एक्सर्ट फोर्स। तो यहाँ पर कुछ टाइम के बाद आप यदि उस मसल्स पर फोर्स लगाएंगे तो उसमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। स्ट्रेंथ एंड मास है वो भी थोड़ा आपको चेंज देखने को मिलेगा। तो चेंजेस होंगे मसल इंड्योरेंस पर। मस्कुलर इंड्योरेंस और मसल्स इंड्योरेंस का मतलब होता है टू द एबिलिटी ऑफ अ गिवन मसल टू एक्सर्ट फोर्स कंसिस्टेंटली एंड रिपीटेडली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आपका जो मसल इंड्योरेंस चेंज होगा मस्कुलर, और साथ ही साथ स्ट्रेंथ होगा जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में, जो आपकी बोन्स मसल्स में, उसमें भी चेंजेस देखने को मिलेगा। बाकी ना तो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट पर उतना इफेक्ट पड़ेगा, ना ही कैल्शियम मेटाबॉलिज्म पर। तो यहाँ पर इमोबिलिटी को लेके चेंज पूछते हैं तो ये होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर विच इज़ नॉट अ नॉन वर्बल मैसेज इन मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल मैसेज कौन सा नहीं है, मतलब कि वर्बल मैसेज में आएगा या फिर अदर फॉर्मेट में होगा कम्युनिकेशन के। तो ऑप्शन में टच एंड पिच ऑफ वॉइस, गेस्चर, टच, या फिर फेशियल एक्सप्रेशन। नॉन वर्बल मैसेज है यहाँ पर कम्युनिकेशन का, तो कौन सा नहीं है? तो गेस्चर, टच और फेशियल एक्सप्रेशन, क्योंकि आप इसमें कुछ भी नहीं बोलेंगे। फेशियल एक्सप्रेशन में आप अपनी स्माइल से, गुस्से से आप अपना मैसेज है जो सामने वाले को दे सकते हैं। टच में आप उसको टच करके यदि आप कुछ भी चीज़ बताना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। गेस्चर आप अपना बॉडी का वो पोज उसको बता सकते हैं जो आप उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। बट टोन एंड पिच ऑफ वॉइस, दैट मीन किस में आएगा? वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा कि आपका बोलने का तरीका है, आप गुस्से में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपकी टोन है, ये सब किस में आ जाएंगे? वर्बल कम्युनिकेशन में। तो यहाँ पर नॉन वर्बल मैसेज नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे आपको बताना है कि वर्बल मैसेज कौन सा है। तो वह टोन एंड पिच ऑफ वॉइस। बाकी गेस्चर, टच, फेशियल एक्सप्रेशन किस में आएंगे? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट इज how long you will instruct the student to wait before checking the oral temperature if the client had just consumed hot or cold smoked। तो आप यदि एक स्टूडेंट नर्स को एक्सप्लेन करते हैं कि आप यदि ओरल टेम्परेचर लेने वाले हैं किसी भी क्लाइंट का, बट उसने उस टाइम पर या तो गर्म चाय, कॉफ़ी या फिर स्मोकिंग किया हुआ है, तो आप कितने टाइम तक वेट करेंगे? क्योंकि यदि आपने उस टाइम पर उसका टेम्परेचर चेक किया ओरल रूट से तो क्या होगी? रीडिंग है जो रॉन्ग आएगी। तो आपको कितने टाइम तक वेट करना होगा? ऑप्शन में 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट या फिर 30 मिनट। तो जनरली जो वेटिंग टाइम होता है जब ओरल टेम्परेचर आप चेक करने वाले हो और उस टाइम पर यदि उस पेशेंट ने तो चाय पी ली हो, कॉफ़ी पी ली हो, स्मोकिंग कर ली हो, कुछ भी ऐसे बहुत ही हॉट आइटम खा लिया हो, पी लिया हो, तो उस टाइम पर आपको एटलीस्ट 20 to 25 मिनट तक है जो वेट करना होगा ताकि रॉन्ग रीडिंग ना हो। 20 से 25 मिनट तक। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हम जाते हैं तो आंसर क्या होगा? सी, 20 मिनट्स। नेक्स्ट इज if the first method of data collection is to conduct as an interview, what is the second method? तो यदि आप डेटा कलेक्ट करते हैं तो आपने पहली मेथड क्या अपनाई है? इंटरव्यू। तो दूसरी मेथड क्या होगी? ऑप्शन में इवैल्यूएशन, लेबोरेटरी वर्क, परफॉर्मेंस ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन या फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो आपने इंटरव्यू लिया, दैट मीन्स उससे फर्स्ट मेथड में आपने क्या किया? उसका इंटरव्यू लिया, उससे सभी चीज़ें पूछी। तो आप सेकंड मेथड में क्या अपनाएंगे? तो यहाँ पर जो सेकंड मेथड होगी वो होगी फिजिकल एग्जामिनेशन। क्या होगी? फिजिकल एग्जामिनेशन।
क्योंकि ना तो आप उसको डायरेक्ट टेस्ट लिख सकते हैं, इवैल्यूएशन तो आप उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि आपने उसको कुछ केयर ही नहीं की है। लेबोरेटरी वर्क भी डायग्नोस्टिक टेस्ट के टाइम पर ही आएगा। तो यहाँ पर यदि आपने फर्स्ट थिंग्स क्या पूछा है, इंटरव्यू लिया है, सेकंड मेथड क्या अपनाई है, फिजिकल एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सी, फिजिकल एग्जामिनेशन, परफॉर्मेंस ऑफ अ फिजिकल एग्जामिनेशन। क्योंकि इंटरव्यू में आप डॉक्टर जनरली फिजिशियंस क्या करते हैं, पहले सभी चीज़ें पूछेंगे, देन आफ्टर आपका फिजिकल असेसमेंट करेंगे कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पर है। वो डायरेक्ट आपको टेस्ट नहीं लिख देंगे कि जाओ आप अपना टेस्ट करवा के आ जाओ। इवैल्यूएशन तब होगा जब आपके टेस्ट हो जाएंगे, मेडिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, देन आफ्टर क्या चेंजेस होते हैं, आपके सिम्टम्स बदलते हैं, क्या होता है, तब आप इवैल्यूएट कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपने ओनली पूछा हुआ है, असेसमेंट किया है, देन आफ्टर आप उसका क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन किए, सेकेंड मेथड है, सॉरी जो असेसमेंट है उसकी सेकेंड मेथड क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिशियन प्रिस्क्राइब्ड इंटरवेंशन, तो इनमें से क्या है जो कि फिजिशियन के द्वारा प्रिस्क्राइब किया हुआ इंटरवेंशन नहीं है। एलिवेटिंग एडिमेटस लिम्स, ऑर्डरिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट, परफॉर्मेंस वुंड केयर, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर क्या है जो फिजिशियन को प्रिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, इंटरवेंशन नहीं है, जो एज अ नर्स आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो एलिवेटिंग एडिमेटस लिम्स, ऑर्डरिंग द डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये तीनों काम कौन करेगा, फिजिशियन आपको बताएगा। बट किसी वुंड की केयर करना, किसी इंजरी की केयर करना ये आप कर सकते हैं एज अ नर्स और एज अ स्टूडेंट नर्स आप इस चीज़ को कर सकते हैं। बट विदाउट फिजिशियन कि जो फिजिशियंस के ऑर्डर रहेंगे, उसके बिना ऑर्डर के आप ना तो जो स्वेलिंग लिम्स है उसको एलिवेट कर सकते हैं पेशेंट का, ना ही आप उसको कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑर्डर कर सकते हैं, और ना ही ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जब तक डॉक्टर आपको बताए ना कि कौन सी मेडिकेशन कब एडमिनिस्टर करनी है, सभी चीज़ें ना प्रिस्क्राइब करके दे पेशेंट को, तब तक आप ड्रग एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हम जाते हैं, राइट आंसर क्या होगा, सी, परफॉर्मिंग द वुंड केयर, ए आप कर सकते हैं। बट प्रिस्क्राइब्ड इंटरवेंशन पूछा है वो भी फिजिशियन का, जो कि नहीं है, तो वो क्या है, परफॉर्मिंग वुंड केयर। बाकी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑर्डर करना हो, और जो एडिमेटस और स्वेलिंग वाले लिम्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, उनके लिए आपको फिजिशियन की डिस्कस करने की ज़रूरत पड़ेगी, बट वुंड केयर आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्लियर प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रॉब्लम इज टर्म्ड एज, तो जो क्लियर और अच्छे फॉर्मेट में आप जो प्रॉब्लम है पेशेंट को बता देते हैं तो वो क्या कहलाएगा, डायग्नोसिस, एटियोलॉजी, इंटरवेंशन या फिर डेफिनेशन। तो यहाँ पर कहा है क्लियर प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन, आपने यदि जो प्रॉब्लम है उसको बता दिया तो ये क्या है, डेफिनेशन है। यहाँ पर साफ आप जो क्वेश्चन है इससे समझ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्रॉब्लम बतानी है, यदि आपको वन टर्म में बतानी होती तो वो होता डायग्नोसिस, कॉज पूछा होता तो वो होती इटियोलॉजी, एंड देन आफ्टर आप उस पर क्या इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो होता इंटरवेंशन। बट यहाँ पर पूछा है कि जो प्रॉब्लम है पेशेंट को उसको पूरा डिस्क्राइब करके बताना है, पूरा डिटेल में बताना है, तो क्या हो जाएगा, डेफिनेशन हो जाएगा। यदि ओनली वन पॉइंट में पूछते कि प्रॉब्लम ओनली है क्या, तब वो होता है डायग्नोसिस। बट जो प्रॉब्लम है, डायग्नोस है, उसको पूरा डिस्क्राइब करके बताना है हमें, तो क्या हो जाएगी, डेफिनेशन। आई होप आपको पूरे क्वेश्चन क्लियर होते जा रहे हों। नेक्स्ट है यहाँ पर अ कॉमन फ्रेमवर्क दैट हेल्प्स टू गाइड द प्रायोरिटाइजेशन ऑफ नर्सिंग टास्क ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इज, तो यहाँ पर आपको एक ऐसा फ्रेमवर्क बताना है जो प्रायोरिटी बेस्ड है। यदि एज अ नर्स आप अपना काम करते हैं, प्रोसेस जो प्लानिंग की प्रोसेस है वो बनाते हैं, नर्सिंग केयर प्लान बना रहे हैं, तो प्रायोरिटी बेस्ड है, जो क्या है, आपकी हेल्प करेगा। जो यहाँ पर थ्योरी कह सकते हैं हम, या फिर यहाँ पर जो भी स्केल हैं, प्रिंसिपल यूज़ किए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि नर्सिंग टास्क को प्रायोरिटी वाइज करने में क्या हेल्प करेगा। मास्लो हायरार्की, एरिक्सन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ग्लासगो कॉमा स्केल, या फिर वर्मिसेली प्रिंसिपल। वर्मिसेली प्रिंसिपल हमने पढ़े हैं, फिजिक्स में पढ़े हैं, बट नर्सिंग एग्जाम में भी आ जाते हैं कभी कभी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्रायोरिटी बेस्ड है, जो क्या हेल्प करेगा एक नर्स की उसकी प्लानिंग करने में, जो भी आप नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं। मास्लो हायरार्की ऑफ नीड,
क्या है, मास्लो की थ्योरी है, आपकी बहुत अच्छे से हेल्प करेगी क्योंकि यहाँ पर प्रायोरिटी बेस्ड पूछा है। बाकी ग्लास्को कोमा स्केल कॉन्शियसनेस के लिए चेक की जाएगी, एरिक्सन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट डिफरेंट हो जाएगा, बट यहाँ पर प्रायोरिटी बेस्ड आपको टास्क के लिए कौन हेल्प करेगा, मास्लो की जो हेयर की नीड्स ऑफ थ्योरी है वो। तो इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, फिजियोलॉजिकल नीड्स को, सेकंड आएगी सेफ्टी नीड्स को, थर्ड आएगी लव एंड बिलोंगिंगनेस को। तो यहाँ पर आपको टॉप और बॉटम की नीड्स जनरली पूछी जाती हैं, तो टॉप पर कौन आता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यदि बॉटम पर पूछते हैं तो फिजियोलॉजिकल नीड्स। एग्जाम में आपको आती हैं, मास्लो की थ्योरी से एक दो क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में आते हैं, तो आप उनको भी एक बार रीड आउट करके रखें। तो यहाँ पर यदि प्रायोरिटी वाइज्ड काम की बात की जा रही है तो मास्लो की जो थ्योरी है वो आपकी हेल्प करेगी। नेक्स्ट इज हार्मोन दैट इज सीक्रेट द आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज का जो लैंगरहैंस पार्ट है, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये कौन से हार्मोन है जो सीक्रेट करेगा, इंसुलिन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन या फिर हीमोग्लोबिन। तो जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, पैंक्रियाज में पाए जाते हैं। अब इनका हार्मोन है जो सीक्रेशन है वो कौन सा है, तो वो है इंसुलिन। जनरली 3 टाइप के पैंक्रियाटिक आइसोलेट्स हार्मोन सीक्रेट करते हैं, ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टेटिन एंड इंसुलिन। तो यहाँ पर जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स पूछते हैं तो क्या सीक्रेट करती हैं, इंसुलिन। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो हार्मोन का सीक्रेशन होगा वो क्या होगा, इंसुलिन। जनरली 3 टाइप के आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 3 टाइप्स की सेल होंगी, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। तो अल्फा क्या निकालती हैं, ग्लूकागॉन, बीटा इंसुलिन, डेल्टा सोमेटोस्टेटिन। ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का जो डेल्टा सेल्स है वो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती हैं, तो डेल्टा करेंगी सोमेटोस्टेटिन, बीटा करेंगी इंसुलिन और अल्फा करेंगी ग्लूकागॉन। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, इंसुलिन। नेक्स्ट इज इट इज टू डिस्क्राइब एज अ कलेक्शन ऑफ पीपल हु शेयर सम एट्रीब्यूट्स ऑफ देयर लिव्स। तो एक ऐसा ग्रुप आपको बताना है, लोगों का एक इकट्ठा ऐसे समूह बताना है जो कि कुछ कॉमन गोल्स हैं जो शेयर करते हैं, फैमिली है, इलनेस है, कम्युनिटी है या फिर नर्सिंग है। तो ग्रुप ऑफ पीपल जिनके बहुत सारे कुछ काम ऐसे हैं वो एक साथ शेयर करते हैं, वो क्या है, कम्युनिटी। नेक्स्ट इज 5 टीस्पून इज इक्वल टू हाउ मैनी मिलीलीटर्स। तो 5 टीस्पून है कितने ml के बराबर होगी, 30 ml, 25 ml, 12 ml या फिर 22 ml। तो जो 5 टीस्पून है यहाँ पर तो ये कितने ml के बराबर होगी, तो ये होगी 25 ml के बराबर। 5 स्पून 24.64 ml होगा, बट यहाँ पर ऑप्शन में है 30, 25, 12 या फिर 22 ml। तो यदि एक एक्यूरेट रेंज पूछते हैं तो कितनी होती है, वो होती है 24.645, मतलब कि 24.645। बट यदि आपको एग्जाम इसी तरीके से जैसा स्क्रीन पर शो हो रहा है इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो आप 25 ml को मार्क कर सकते हैं। 5 टीस्पून इज इक्वल टू 25 ml। नेक्स्ट इज हाउ विल यू इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट टू रिकॉर्ड द पल्स रेट दैट इज फाउंड अबव द नॉर्मल। आप यदि एक स्टूडेंट नर्स को इंस्ट्रक्ट करते हैं तो कैसे बताएंगे कि यदि पल्स रेट नॉर्मल से ज़्यादा है तो उसके लिए क्या टर्म है जो यूज़ किया जाएगा। ऑप्शन में टैकिपनिया, हाइपरपायरेक्सिया, अरिथमिया या फिर टैकिकार्डिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि पल्स रेट हाई है यदि तो कौन सा टर्म यूज होगा, टैकिपनिया, हाइपरपायरेक्सिया, अरिथमिया या फिर टैकिकार्डिया। तो जो टर्म यूज होगा वो क्या होगा, टैकिकार्डिया। टैकिकार्डिया में क्या होगी, पल्स रेट अबव 100 तक चली जाएगी। और यदि यहाँ पर ब्रेडिकार्डिया पूछते हैं, 2 टर्म है, टैकी का मतलब होता है, टैकिकार्डिया का मतलब है कि क्या है, पल्स रेट हाई है। ब्रेडिकार्डिया पूछते हैं दैट मीन्स पल्स रेट क्या है, लो है, बिलो द 60 आती है, तो क्या है ब्रेडिकार्डिया। और टैकिपनिया पूछते हैं तो टैकिपनिया का मतलब होगा कि रैपिड ब्रीदिंग, जो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है उससे हाई हो जाना। ब्रेडिपनिया का मतलब है कि रेस्पिरेटरी रेट का कम होना। टैकी और ब्रेडियन 2 टर्म में कंफ्यूज नहीं होना। यदि कार्डियक वर्ड जुड़ता है तो पल्स रेट पूछा है,
एपनिया वर्ड जुड़ता है, PNOEA जुड़ता है, तो ये आपको पता है कि इसमें रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो रही है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है। तो टैकी का मतलब होता है हाई और ब्रेडी का मतलब होता है कम। और अरिथमिया का मतलब हो जाए रिदम रेट होती है उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज अनदर नेम ऑफ नी चेस्ट पोजीशन इज, तो नी चेस्ट पोजीशन के लिए कौन सा दूसरा टर्म है जो यूज किया जाएगा? जेन्यू डॉर्सल, लिथोटॉमी, जेन्यू पेक्टोरल या फिर सिम्स पोजीशन। तो नी चेस्ट पोजीशन के लिए जो दूसरा टर्म यूज किया जाता है वो होता है जेन्यू पेक्टोरल पोजीशन है। देखिए यहाँ पर इमेज, तो हो सकता है आपको इस टाइप की इमेज दे दें, पूछे कौन सी पोजीशन है, तो पोजीशन को लेके सेपरेटली एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है इसी चैनल पर, तो आप उसको एक बार रेफर कर लें, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चन जरूर आता है। तो नी चेस्ट पोजीशन के लिए दूसरा नाम क्या है? जेन्यू पेक्टोरल पोजीशन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन ऑरेंज थ्योरी। तो हमने डॉर्थिया ऑरेंज की जो थ्योरी पढ़ी है उनमें से कौन सी थ्योरी है जो इसमें इंक्लूड रहेगी? सेल्फ केयर, लव एंड बिलोंगिंगनेस, फिजिकल नीड्स, मेंटेनेंस ऑफ सफिशिएंट इनटेक ऑफ एयर। तो यहाँ पर ऑरेंज, जो डॉर्थिया ऑरेंज उनकी थ्योरी है जो उसके अकॉर्डिंग उसमें जनरली 3 थ्योरी इंक्लूड होती हैं। तो यहाँ पर लव एंड बिलोंगिंगनेस और फिजिकल नीड्स एक क्या है, मास्लो की थ्योरी के पॉइंट है। और जो यहाँ पर अब बचता है टर्म में जो कि है सेल्फ केयर, तो सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी, सेल्फ केयर थ्योरी और नर्सिंग थ्योरी एक किसने दी है डॉर्थिया ऑरेम ने। तो ऑरेम्स की जो थ्योरी है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो क्या इंक्लूड होगा? सेल्फ केयर। इसमें जनरली 3 पार्ट्स होते हैं, तो इसमें जो 3 पार्ट होते हैं तो इसमें 3 पार्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है? थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर, थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर डेफिसिट एंड थ्योरी ऑफ नर्सिंग सिस्टम। तो 3 पार्ट इंक्लूड है, याद रखना है आपको, इमेज भी दी हुई है। और ये थ्योरी कब लाई गई थी? तो ये थ्योरी आई थी 1959 एंड 2001 के बीच में। जनरली एग्जाम में आपको 1959 डेट लिखी हुई मिलती है, तो आप उसको मार्क कर सकते हैं। तो डॉर्थिया ऑरेम्स की जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर, थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर डेफिसिट एंड थ्योरी ऑफ नर्सिंग सिस्टम। तो ये क्या है? एक फ्रेमवर्क है जो कि डॉर्थिया ऑरेम ने दिया हुआ है। नेक्स्ट इज रेसोनेंस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो रेसोनेंस जो वर्ड है यहाँ पर, जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के यदि हम बात करते हैं तो किसमें सबसे अच्छे से डिस्क्राइब करेगा? ड्रम लाइक, मॉडरेटली लाउड एंड म्यूजिकल क्वालिटी, शॉर्ट हाई पिच एंड थ्रेडिंग साउंड, या फिर साउंड क्रिएटेड बाय एयर फिल्ड लंग्स। जब यदि लंग्स में एयर है जो ज़्यादा हो जाए तो जो साउंड होगा उसके लिए क्या कहेंगे? तो रेसोनेंस का मतलब है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के वो क्या होगा? साउंड क्रिएटेड बाय एयर फिल्ड लंग्स। तो जनरली जो लंग्स हैं मोस्टली किससे फिल्ड अप होते हैं? एयर से। दैट वी ब्रीद इन, जो हम सांस लेते हैं तो वो हमारे लंग्स भरेगी, जो ब्रीदिंग ले रहे हैं हम वो। परकसन परफॉर्म्ड ओवर मोस्ट ऑफ द लंग्स एरिया प्रोड्यूस्ड अ रेसोनेंट साउंड। दैट मीन्स जब परकसन किया जा रहा है तो उस टाइम पर ऑलरेडी लंग्स में क्या एयर है, तो जो साउंड क्रिएट होगा एयर लंग्स में जब है तो उस साउंड को क्या कहा जाएगा? रेसोनेंट साउंड। और ये लो पिच्ड होगा, हॉलो साउंड होगा, और जनरली इसमें क्या देखने को मिलेगा? डलनेस होगी, हाइपर रेसोनेंस होगा। दैट मीन्स जो साउंड क्या है बहुत ज़्यादा जो पिच है साउंड का लो पिच है, हॉलो साउंड देखने को मिल रहा है। तो कुछ जो प्रॉब्लम होंगी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होंगी, जैसे प्लूरल इफ्यूजन हो गया, न्यूमोथोरिक्स हो गया, इन सब में देखने को मिल सकता है। बट रेसोनेंस वर्ड बस पूछते हैं तो रेसोनेंस का मतलब होता है जो एयर फिल्ड लंग्स होते हैं जो साउंड क्रिएट करेंगे, एयर फिल्ड लंग्स, वो टर्म क्या है? रेसोनेंस साउंड। नेक्स्ट इज what is the transparent membrane that focus the light that enters the eye to the retina। तो कौन सी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है जो कि आंखों में लाइट एंटर होती है, तो आंखों में जो लाइट एंटर होती है उसके बीच में जो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है वो रेटिना पर जाएगी। लाइट है किस मेम्ब्रेन से होते हुए रेटिना तक जाएगी? लेंस से, स्क्लेरा से, कॉर्निया से या फिर प्यूपिल से। तो जो लाइट है रेटिना तक कैसे पहुंचेगी? कॉर्निया से होते हुए, जो कि एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है। यहाँ पर ये देखिए आप, लाइट जा रही है अंदर, कहाँ से होते हुए जा रही है? पहले जाएगी कॉर्निया,
एंड देन आफ्टर रेटिना। तो कॉर्निया क्या है? ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द फ्रंट ऑफ द आई दैट रिफ्रैक्ट लाइट एंटरिंग द आई ऑनटू द लेंस। तो लेंस पे यदि पूछते आपसे और यहाँ पर पूछते कि किसके पीछे से होते हुए जाएगी, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको पूछा है कि ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है जो कि एंटर आँखों के बिल्कुल फ्रंट ऑफ द पार्ट में है, तो वो क्या है? कॉर्निया। बिहाइंड पूछते तो लेंस आता पीछे की तरफ, बट फ्रंट पार्ट ऑफ क्या है? कॉर्निया से होते हुए ही आई जो किरणें हैं आँखों में, लाइट है, वो रेटिना तक जाएगी। और यदि यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट पूछते हैं आँखों का, तो वो ऑप्टिक नर्व और ऑप्टिक डिस्क है। एग्जाम में आता है कि जो ब्लाइंड स्पॉट है और ऑप्टिक डिस्क है ये कहाँ पर होता है? तो ये होता है इट इज़ द पार्ट ऑफ द रेटिना वेयर द ऑप्टिक नर्व एग्जिस्ट द आई। तो यहाँ पर ये बैक साइड में आप देख रहे हैं फोकल पॉइंट के पीछे की तरफ ये ऑप्टिक नर्व के यहाँ पर क्या है? ऑप्टिक डिस्क, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट ऑफ द आई, क्योंकि यहाँ पर जो किरणें हैं बहुत ही रेयर केस में पहुँच पाती हैं। नेक्स्ट इज द स्टूडेंट प्रिपेयर्स टू एडमिनिस्ट्रेशन बकल मेडिकेशन, द मेडिकेशन शुड बी प्लेस्ड अंडर। तो यदि किसी स्टूडेंट को बताया जा रहा है कि आपको ये मेडिकेशन बकल मेडिकेशन और जो रूट है वो क्या अपनाना है? बकल। तो ये मेडिकेशन आप कहाँ पर रखेंगे, कहाँ पर देंगे? ऑन द क्लाइंट कंजक्शन, अंडर द क्लाइंट टंग, बिटवीन द क्लाइंट चीक्स एंड गम्स, या फिर ऑन द क्लाइंट स्किन। तो डर्मल पूछते तब हम क्लाइंट की स्किन पर है जो उसको रब कर सकते थे, बट यदि आंखों में पूछते तो कंजक्शन कंजक्टिवा में दे सकते थे, बट यदि सबलिंगुअल कहते तब हम क्लाइंट की अंडर द टंग दे सकते हैं, जीभ के नीचे। बट यहाँ पर कहा बकल मेडिकेशन देना है। बकल मेडिकेशन का मतलब क्या है? बिटवीन द क्लाइंट्स चीक्स एंड गम्स, चीक्स और गम्स के बीच में जो मेडिकेशन दी जाएगी। यहाँ पर ये देखिए सबलिंगुअल कहते तो हम अंडर द टंग मेडिकेशन को देते, बट यहाँ पर बकल म्यूकोसा से उस मेडिकेशन को हमें क्या करवाना है? एब्जॉर्ब करवाना है उस मेडिकेशन को। जो मेडिकेशन हम देंगे कहाँ पर देंगे? चीक्स और गम्स के बीच में। बहुत सारी मेडिकेशन होती हैं जो डॉक्टर हमें च्यू करने के लिए कहेगा, तो और कुछ मेडिकेशन ऐसी होती हैं जो ओनली हमें प्लेस रखनी बस पड़ती हैं। तो ये क्या है? बकल रूट, जो कि बिटवीन द चीक्स एंड गम्स के बीच में दी जाती हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है ट्रेंड नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया TNAI वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर। तो TNAI कब बना था? 1920, 1947, 1908 या फिर 1818। तो ट्रेंड नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया आपको बताना है कि ये कब बना था। नेक्स्ट वीडियो होगा जो आपको होगा आज ही जीके का, इसमें आपको 10 क्वेश्चन रहेंगे कि प्रेजेंट में क्या चीज़ें हुई हैं जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। नेक्स्ट पेपर पार्ट होगा उसमें आपको इसका आंसर दिया जाएगा।